पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पैरामीशियम में मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन विधि द्वारा ही होता है। पैरामीशियम में देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। इसमें फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है वो द्विविभाजन द्वारा होता है, परंतु इस तरह का प्रजनन निरंतर नहीं रहता है, बल्कि बीच बीच में अन्य प्रकार के केंद्र की पुनर्गठनों द्वारा भी प्रजनन किया जाता है। इसमें मुख्य प्रकार से युग्मन या कॉन्जुगेशन होता है। तो पैरामीशियम में निम्न विधियों द्वारा प्रजनन होता है। फर्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है बाइनरी फिजन। फर्स्ट इसमें द्विविभाजन पैरामीशियम में द्विविभाजन सामान्यतः अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें बाइनरी फिजन या द्विविभाजन होता है कैसी परिस्थितियों में होता है, वो अनुकूल परिस्थितियों में। जब इसको विभाजन करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है उस टाइम पे ये बाइनरी फिजन करता है। तो ये विभाजन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें द्विविभाजन अनुप्रस्थ रूप से होता है। द्विविभाजन करता है कि किस तरह से करता है, अनुप्रस्थ रूप से। जैसे कि पैरामीशियम है, इसमें जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो इस तरह से इसमें विभाजन होता है। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन। अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत विभाजन की बात की जाए तो किस तरह से होगा, ये तो था अनुप्रस्थ विभाजन जो कि पैरामीशियम में पाया जाता है। लंबवत विभाजन होता है इस तरह से, इस तरह से कोई जीव है वो दो भागों में बट जाता है, तो ये होता है लंबवत विभाजन। ये वाला विभाजन होता है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। तो पैरामीशियम में किस तरह का विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ रूप से ही विभाजन करता है, अतः इसे अनुप्रस्थ द्विविभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन होता है इसलिए इसको अनुप्रस्थ द्विविभाजन भी इसको कहते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो इस तरह से पैरामीशियम में विभाजन होता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो पैरामीशियम काफी मात्रा में भोजन ग्रहण कर आकार में बढ़ने लगता है, तभी इसमें द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है। इस क्रिया के दौरान पैरामीशियम पोषण करना बंद कर देता है। जब इसको द्विविभाजन करना होता है तो उससे पहले क्या करता है, ये बहुत मात्रा में पोषण ग्रहण कर लेता है। फिर जब इसको द्विविभाजन करने के लिए परिस्थिति मिल जाती है तो क्या करता है, ये खाना पीना छोड़ देता है, भोजन करना बंद कर देता है। मुख खाश तथा मुखीय गुहाएं संरचनाएं विलुप्त हो जाती है। पैरामीशियम में देखो इस तरह से स्लीपर लाइक इसकी शेप होती है, इसके
केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इसमें जो लघु केंद्रक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, विभाजित होते हैं और क्या बनाते हैं, दो संतति केंद्रक बनाते हैं। विभाजन के समय केंद्रक कला विलुप्त नहीं होती है। जब इसमें विभाजन होता है तो केंद्रक कला होती है जो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, ये विलुप्त नहीं होती है। तो लघु केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति केंद्रों का निर्माण करते हैं। विभाजन के समय केंद्रक कला विलुप्त नहीं होती है। दोनों संतति केंद्रक पैरामीशियम के विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। विभाजन होता है तो इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो दोनों जो संतति केंद्रक बनते हैं कहाँ चले जाते हैं, वो विपरीत ध्रुव की तरफ। जो संतति केंद्रक बनते हैं वो जब लघु केंद्रक विभाजित होता है तो दो संतति केंद्रक बनते हैं, ये दोनों विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। इसके बीच दीर्घ केंद्रक लंबाई में बढ़कर मध्य से संकुचित होकर डंबल की आकृति बनाता हुआ असूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें जो दीर्घ केंद्रक पाया जाता है बीच में, ये क्या करता है, इस तरह से विभाजित होता है, लंबाई में बड़ा हो जाता है, पहले डंबल की आकृति का हो जाता है और ये अलग अलग केंद्रकों में बढ़ जाता है। अब पैरामीशियम के दोनों सिरों की अधर सतह की तरफ मुख्य खांचों का निर्माण हो जाता है। दोनों तरफ क्या बन जाती है, मुख्य खांचे बन जाती है तथा कोशिका के मध्य में एक संकीर्ण खांच विकसित होने लगती है। इसके यहाँ पे मुख्य खांचों का निर्माण होने लग जाता है और कोशिका के मध्य में क्या बनने लग जाती है, संकीर्ण खांच। इस तरह से संकीर्ण उत्पन्न होने लग जाता है इधर। इस तरह से एक लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक होता है इसमें, और लास्ट में क्या होता है, पैरामीशियम। दो इस पैरामीशियम से दो संतति पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। जिसमें एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक होता है और मुख्य खांच का निर्माण हो जाता है। इस तरह से दो संतति पैरामीशियम बन जाते हैं। इस प्रकार एक जनक पैरामीशियम से दो पुत्री कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती है। ये दोनों पुत्री पैरामीशियम कहलाते हैं तथा आकृति एवं संरचना में ये दोनों पुत्री पैरामीशियम कहलाते हैं। इनकी आकृति और संरचना भी समान होती है। जनक पैरामीशियम के अग्रभाग से बनने वाली पुत्री पैरामीशियम को प्रोटर तथा पश्च भाग से बनने वाली पुत्री पैरामीशियम को ओपिस्थ्य कहते हैं। अग्रभाग से जो बनती है उसको प्रोटर कहते हैं, पश्च भाग से बनती है उसको ओपिस्थ्य कहते हैं। ये अग्रभाग से बनने वाली कहलाती प्रोटर, पश्च भाग से बनने वाली कहलाती है स्थे। इस तरह से इसके अंदर विभाजन पाया जाता है। अब ये दोनों पुत्री पैरामीशियम परिमाण में वृद्धि करने लगते हैं, इनके परिमाण में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह से पैरामीशियम में बाइनरी फिजन पाया जाता है। फिर उसके बाद है संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। सेकेंड प्रोसेस
सेकंड है कॉन्जुगेशन। संयुग्मन। पैरामीशियम में लगातार लंबे समय तक द्विभाजन द्वारा प्रजनन होता रहता है। लगातार इसके अंदर द्विभाजन होता रहता है और प्रजनन होता रहता है वैसे तो, लेकिन यह क्रम कभी-कभी विशेष प्रकार की प्रजनन विधि द्वारा टूट जाता है। कभी-कभी विशेष प्रकार की प्रजनन विधि भी इनके अंदर होने लग जाती है तो ये क्रम है द्विभाजन का वो टूट जाता है। इसमें क्या होता है, यह विशेष प्रजनन विधि क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। विशेष प्रकार की प्रजनन विधि है तो संयुग्मन है। वैसे तो ये द्विभाजन ही करता रहता है लेकिन कभी-कभी कोई विशेष रिप्रोडक्शन की विधि भी अपना लेता है तो ये संयुग्मन है। ये क्या है, विशेष प्रजनन विधि है। जिसमें दो प्राणी अस्थायी रूप से संयोजन कर लघु केंद्रक पदार्थों का आदान प्रदान के बाद तुरंत एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दो पैरामीशियम अस्थायी रूप से संयुग्मन करते हैं और उसके बाद इनके कोशिका के जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, फिर तुरंत अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो संयुग्मन में होती है तथा दोनों प्राणी फिर द्विभाजन द्वारा विभाजित होकर संतति पैरामीशियम का निर्माण करते हैं। पहले तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये द्विभाजन करता है जिससे इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन, वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले संयुग्मन करता है, दो पैरामीशियम चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद अपने कोशिका के पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद दोनों अलग होकर के इस तरह से अनुप्रस्थ रूप से द्विभाजन कर लेते हैं और संतति पैरामीशियम बना लेते हैं। तो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन की प्रक्रिया। पैरामीशियम कोडेटम ने इस प्रक्रिया का अध्ययन हॉर्टविक तथा मोपास ने 1889 में किया। हॉर्टविक और मोपास ने 1889 में इस प्रक्रिया का अध्ययन किया। कॉन्जुगेशन में एक ही सहजाति के अलग अलग प्रकार के दो पैरामीशियम एक दूसरे से इस तरह संयुग्मन करते हैं कि दोनों की अधर सतह आमने सामने आ जाती है। दोनों प्राणी मुख खांचों द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। दोनों प्राणी पैरामीशियम के अपनी बकल के विधि के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस तरह से दोनों पैरामीशियम आपस में जुड़ जाते हैं। तो पैरामीशियम कोडेटम में हम ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें एक गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक होता है। इस क्रिया के दौरान दोनों प्राणी भोजन लेना बंद कर देते हैं। पैरामीशियम है, इसके अंदर ये दोनों पैरामीशियम अपना फूड लेना बंद कर देते हैं। मुख खांचे व मुखीय संरचनाएं विलुप्त हो जाती है। ये जो बकल कैविटी है ये विलुप्त हो जाती है। पहले तो ये भोजन लेना बंद कर देते हैं और इनकी जो बकल कैविटी होती है, मुख खांच, मुख उपकरण होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। ये विलुप्त हो जाती है जहां से दोनों प्राणी एक दूसरे के
पेलिकल होती है वो घुल जाती है इस तरह से। जहां पे संपर्क में आते हैं पेलिकल, ये इसके बाहर का आवरण क्या कहलाता है, पेलिकल कहलाता है। तो ये घुल जाता है जिससे क्या होता है, ये आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं और इनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेंट्स कहते हैं, संयुग्मी। ये दोनों पैरामीशियम क्या कहलाएंगे, संयुग्मी या कॉन्जुगेंट्स। प्रत्येक संयुग्मी पैरामीशियम का दीर्घ केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर विलुप्त हो जाता है। संयुग्मी पैरामीशियम में पाए जाने वाले जो गुरु केंद्रक है वो, ये गुरु केंद्रक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। ये केंद्रक क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस तरह से जो गुरु केंद्रक है वो विलुप्त हो जाता है। इसके टुकड़ों को एंजाइम की सहायता से अपघटित अवशोषित कर लिया जाता है। एंजाइम्स होते हैं उनकी सहायता से इनके टुकड़ों को भी अवशोषित करके, अपघटित करके अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह से इनके टुकड़े होते हैं वो भी अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मी पैरामीशियम का लघु केंद्रक पहले आकार में बड़ा होता है, तत्पश्चात यह 2 बार विभाजित होता है। लघु केंद्रक होता है इसमें, ये 2 बार विभाजित होता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, इनमें से एक विभाजन तो न्यूनकाली या अर्धसूत्री होता है, दूसरा विभाजन समसूत्री होता है। तो इस प्रकार 2 विभाजनों के फलस्वरूप 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रक बन जाते हैं। इनके अंदर 2 बार विभाजन होगा, एक तो होगा न्यूनकाली विभाजन या अर्धसूत्री और सेकंड बार होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। तो इसके बाद क्या होता है, जो लघु केंद्रक है, एक लघु केंद्रक से 4 लघु केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और जो गुरु केंद्रक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और अवशोषित हो जाता है, तो वो तो गायब हो जाता है गुरु केंद्रक। तो लघु केंद्रक है वो 2 बार विभाजित होता है। फर्स्ट तो होता है इसमें न्यूनकाली विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा होता है इसमें समसूत्री विभाजन। इस तरह से इसमें 2 विभाजन होते हैं। इस प्रकार 2 विभाजनों के फलस्वरूप 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रक बन जाते हैं। 2 बार विभाजन होता है, उसके बाद 4 अगुणित सूक्ष्म केंद्रक, क्योंकि इसमें फर्स्ट विभाजन अर्धसूत्री होता है इसीलिए गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। फिर सेकंड टाइम जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, तो n गुणसूत्र वाले 4 लघु केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इनमें से 3 सूक्ष्म केंद्रक विलुप्त हो जाते हैं तथा प्रत्येक संयुग्मी में अब केवल एक सूक्ष्म अगुणित केंद्रक रह जाता है। 4 बनते हैं, 4 में से 3 तो विलुप्त हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं, 3 लघु, 4 में से 3 लघु केंद्रक तो विलुप्त हो जाते हैं। तीन विलुप्त हो जाते हैं और केवल एक ही बचता है, एक एक लघु केंद्रक शेष रह जाते हैं। तो बचा हुआ सूक्ष्म केंद्रक एक बार पुनः असमान रूप से विभाजित होता है, जिसके कारण एक बड़ा व एक छोटा 2 युग्मकी केंद्रक या प्राक केंद्रक प्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। असमान विभाजन होता है तो इसके बाद क्या होता है, ये जो लघु केंद्रक है वो 2 प्रोन्यूक्लियाई के अंदर बंट जाता है। ये क्या है, दोनों प्रोन्यूक्लियाई कहलाते हैं या प्राक केंद्रक कहलाते हैं। इनमें से बड़ा प्राक केंद्रक स्थिर या अचल होता है तथा छोटा प्राक केंद्रक गतिशील या प्रवासी माइग्रेटरी होता है।
जिसको जाइगोट केंद्रक या सिंकेरियन कहते हैं। यह वास्तव में फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें युग्मकों का पूर्ण संकलन नहीं होता है। दोनों पेरिमीशियम अलग अलग हो जाते हैं। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो दोनों पेरिमीशियम अलग अलग हो जाते हैं तथा अब ये पूर्व संयुग्मी कहलाते हैं, एक्स कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। अभी दोनों पेरिमीशियम क्या होते हैं, जब इस तरह से युग्मनज बन जाता है तो दोनों पेरिमीशियम इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं पेरिमीशियम। और ये क्या कहलाता है, जाइगोट। ये दोनों जाइगोट है तो जाइगोट केंद्रक इनको कहेंगे, जाइगोट केंद्रक। तो इस तरह से जाइगोट केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब ये पूर्व संयुग्मी पेरिमीशियम में जाइगोट केंद्रक जल्दी जल्दी 3 बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ये जाइगोट केंद्रक है, ये जल्दी जल्दी 3 बार समसूत्री विभाजन करता है, जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इनमें से 4 बड़े होकर दीर्घ केंद्रक बनाते हैं और 4 लघु केंद्रक बनाते हैं। कितने केंद्रकों का निर्माण होता है इसके अंदर, 8 केंद्रकों का ये विभाजन करता है और 8 केंद्रक बनाते हैं, जिनमें से 4 तो गुरु केंद्रक और 4 लघु केंद्रक होते हैं। चार गुरु और 4 लघु केंद्रक बन जाते हैं। अब इन 4 लघु केंद्रकों में से 3 विलुप्त हो जाते हैं तथा एक शेष रह जाता है। ये 4 लघु केंद्रक बनते हैं, इनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक शेष रह जाता है। इसमें भी इसी तरह ये होता है, 4 में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और एक लघु केंद्रक शेष रह जाता है, ये है लघु केंद्रक। तथा साथ ही पूर्व संयुग्मी पेरिमीशियम द्विविभाजन द्वारा भी विभाजित होता है। इस तरह प्रत्येक संयुग्मी पेरिमीशियम से 2 पुत्री पेरिमीशियम उत्पन्न होते हैं। अब जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पेरिमीशियम है इसमें भी विभाजन होता है। प्रत्येक पेरिमीशियम से 2 पेरिमीशियम बन जाते हैं। ये अलग अलग होते हैं। इस तरह से प्रत्येक पेरिमीशियम से 2 पेरिमीशियम बन जाते हैं। प्रत्येक पुत्री पेरिमीशियम में एक लघु तथा 2 दीर्घ केंद्रक पाए जाते हैं, जो कि सामान्य अवस्था नहीं है। प्रत्येक पुत्री पेरिमीशियम में इसमें देखो 4 गुरु केंद्रक है, तो 4 में से 2 गुरु केंद्रक इसमें, 2 इसमें और लघु केंद्रक विभाजन होता है। एक लघु केंद्रक इसमें और एक लघु केंद्रक इसमें आ जाता है। 2 गुरु केंद्रक इसमें भी वैसे ही एक लघु केंद्रक और इसमें भी वही प्रोसेस होती है। तो इस तरह से इनमें एक लघु तथा 2 दीर्घ केंद्रक पाए जाते हैं, जो कि सामान्य अवस्था नहीं है। अतः प्रत्येक पुत्री पेरिमीशियम में पुनः एक बार और द्विविभाजन होता है, जिससे नए बनने वाले पेरिमीशियम में एक लघु व एक दीर्घ केंद्रक रह जाता है। अभी प्रत्येक पुत्री पेरिमीशियम है, इसमें एक बार और विभाजन होता है, इसमें एक बार और विभाजन होगा,
का निर्माण होता है, 4 पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। टोटल कितने, इससे 2 बने और इन दोनों से फिर 2 2 2, तो टोटल 4। एक से कितने पैरामीशियम बनते हैं, 4 संतति पैरामीशियम बनते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे संयुग्मन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। संयुग्मन के निम्न महत्व हैं। फर्स्ट, इसमें पुनर्यौवन या कायाकल्प। या कायाकल्प, रिजुवेनेशन। कई पीढ़ियों तक लगातार विभाजन द्वारा जनन करने के कारण पैरामीशियम में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का ह्रास होने लगता है, तो पैरामीशियम में आंतरिक शक्ति कम हो जाती है तथा उसकी कार्य की क्षमता भी घट जाती है। बार बार द्विभाजन से प्राणी कमजोर हो जाता है, तो प्राणी को लास्ट में क्या होता है, उसका आकार घटने लगता है, अंत में प्राणी मर जाता है। तो इस स्थिति से प्राणी को बचाने के लिए केंद्रक का पुनर्गठन आवश्यक है। पैरामीशियम लगातार द्विभाजन करता है तो उसमें शक्ति कम हो जाती है, उसका आकार कम हो जाता है और वो मर भी सकता है। तो इस तरह से इस सबको होने से बचाने के लिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, इसको अपनी खोई हुई शक्ति वापस मिल जाती है। इसलिए केंद्रक का पुनर्गठन आवश्यक होता है, जिससे क्लोन में कायाकल्प होकर नवजीवन एवं स्फूर्ति आ जाती है। इसीलिए पैरामीशियम में संयुग्मन होता है। सेकंड, केंद्रकों का पुनर्गठन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। संयुग्मन में दोनों केंद्रकों का पुनर्गठन होता है, तो दीर्घ केंद्रक तो विघटित होकर विलुप्त हो जाता है। इस क्रिया के दौरान नए सिरे से पुनः दीर्घ केंद्रक बनते हैं। संयुग्मन में हमने पढ़ा था
आवश्यक होता है। थर्ड है आनुवंशिक विभेदन, हेरिडिटरी वेरिएशन। ये संयुग्मन के महत्व को हम पढ़ रहे हैं। थर्ड इसके अंदर आनुवंशिक विभेदन, हेरिडिटरी वेरिएशन।